अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम बात करेंगे नोटिस 122 की, यानी कि आज हम देखेंगे सेक्शन क्या है। और टैक्स दोस्ती वीडियोस का मकसद ये है कि टैक्स पेयर और एफबीआर का आपस में दोस्ती हो जाए, और वो तब होगी जब टैक्स पेयर टैक्स लॉ समझ के अपनी रिटर्न सही फाइल करेगा और एफबीआर जो है वो अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और अपने रवैये को टैक्स पेयर की तरफ, ख़ासतौर पे जेन्युइन टैक्स पेयर की तरफ उसको दुरुस्त करेंगे। तो इस वीडियो का मकसद ये है। सेक्शन 122 की हम बात करेंगे और उससे पहले कंपेयर करेंगे सेक्शन 120 से। और यहाँ पर हम ये इस वीडियो का मकसद ये है कि नोटिस आ जाते हैं 122(5) के डेफिनेट इंफॉर्मेशन के साथ में, उसके सेक्शन 11111 लगा के रेजिडेंट टैक्स पेयर्स को भी और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स को भी। तो एक एग्जांपल देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट फैसला है उसकी हेल्प लेते हुए हम इस मैटर को रिजॉल्व करेंगे, ताकि एफबीआर हरासमेंट जो होती है जेन्युइन टैक्स पेयर को तंग करना वो कम हो। तो बेसिकली जब भी कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट तो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन ने फाइल करनी होती है, जब भी इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पर्सन फाइल करता है साल के दौरान, तो उसको टैक्स पेयर असेसमेंट कहते हैं। और सेक्शन 120 के तहत आपको ऑर्डर भी आ जाता है आपके कंप्लीटेड टास्क में जब आप 114 की रिटर्न फाइल करते हैं। इसका मतलब एफबीआर ने आपकी बात 100% एज इट इज़ मान ली और आपका टैक्स केस उस साल के लिए क्लोज हो गया। लेकिन डेफिनेटली उनके पास कुछ पावर्स हैं, जिसमें सेक्शन 121 भी है। यहाँ हम सेक्शन 122 की बात करें, जहाँ पे एफबीआर अमेंड कर सकता है। अमेंड करने का मतलब है वो कम्प्लीटली उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 के कानून में था। यहाँ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के कानून में वो अमेंड कर सकते हैं टैक्स पेयर के असेसमेंट। यानी आपने 8-10 चीज़ें लिखी थी, उसमें से वो किसी चीज़ को भी सब सेक्शन 1 के तहत ऑल्टरेशन कर सकते हैं। आपने टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, आपने कहा था मेरे से इतना टैक्स डिडक्शन हुआ था, वो उसको ऑल्टर कर सकते हैं। एडिशन का ये हो सकता है कि वो आपकी किसी भी एसेट या एक्सपेंस को उठा के आपकी इनकम कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम वो सिनेरियो देखेंगे जहाँ जो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदी होगी, वैसे भी आप वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पे, सेक्शन 7E 236C और 236K वगैरह। तो ये भी एक सिनेरियो जिसमें प्ले आउट होता है। और ये वो जब नोटिस आता है 122 का, तो काफ़ी परेशानी होती है, उसके लिए क्लैरिटी। तो इस अभी तो हमने आपको सेक्शन बताया कि सेक्शन के तहत जो अमेंडमेंट है वो तो या तो अल्टरेशन की सूरत में आपने कोई बेनिफिट क्लेम किया, टैक्स क्रेडिट, ज़कात, डिडक्शन, कोई विद होल्डिंग, तो वो उसको कम कर सकते हैं। एडिशन में ये कि आपकी कोई भी एसेट या एक्सपेंस को वो इनकम कंसिडर कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँगा, और टैक्स दोस्ती में हम हमेशा कहते हैं कि टाइम पे टैक्स फाइलिंग करें। उससे आप सेक्शन 122, 121 और 120 के बाद जितने भी खौफनाक सेक्शंस हैं, 176, 177, उन सब से काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी जब टैक्स पेयर कॉन्फिडेंस के साथ उसी टैक्स ईयर की, जैसे इस वक्त टैक्स ईयर 2023 चल रहा है, तो आप अगर सितंबर 30 से पहले एज एन इंडिविजुअल या एओपी या 31 दिसंबर से पहले एज ए कंपनी अपनी टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल कर दें, आप बहुत फ़ायदों में रहेंगे। तो सब सेक्शन 2 में टैक्स पेयर को एक बेनिफिट दिया गया है कि जो एफबीआर अमेंडमेंट कर सकता है, इस पर एक लिमिट डाली गई है। और उस लिमिट को इस तरह समझाऊंगा कि वो 5 साल की लिमिट है, लेकिन उसको काउंट करने में लोग हमेशा गलती करते हैं। टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न अगर आपने टाइम पे फाइल की है, तो ये लिमिट काउंट होना शुरू हो जाएगी 2018 से। और जैसे ही 1 जुलाई 2022 यानी कि टैक्स ईयर 2023 शुरू होगा, जैसे शुरू हो चुका है, तो ये लिमिट किक इन कर जाएगी। फिर वो आपकी 2018 की रिटर्न को अमेंड नहीं कर सकेंगे, चाहे उनके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो ऑडिट करते हैं। अब ये भी देख लें कि ऑडिट से भी वो 122(5) का वो भेज सकते हैं, या उनको किसी थर्ड पार्टी से पता चलता है कि आपने टैक्स पे कम किया और 122(5)(A) का नोटिस वो आपको भेज सकते हैं। टाइम कम है, इसको बिल्कुल ब्रीफ रख रहे हैं, तो इसीलिए जो है आपको एक बेसिक बात बता रहे हैं। और यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो शख्स के साथ ज़्यादती हो रही है जिसको सेक्शन 122 का नोटिस आ रहा है। बात ये हो रही है कि ये एक किस्म की ज़्यादती है जो एफबीआर इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा जी,
टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न अगर आप टैक्स ईयर 2021 में फाइल करते हैं तो 5 साल वहाँ से काउंट होना शुरू होंगे, और जो अमेंड करने की यानी 2018 को अमेंड करने की लिमिट स्टार्ट होगी वो टैक्स ईयर 2026 से होगी। तो जितना जल्दी और टाइम पे आप रिटर्न फाइल करेंगे, जितने अच्छे प्रोफेशनल से करेंगे, आपका फ़ायदा है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। दो टैक्स पेयर्स की कहानी ले लेते हैं। मिस्टर ए रेजिडेंट हैं, मिस सी नॉन रेजिडेंट हैं। इस वक्त टैक्स ईयर 2024 चल रहा है, और जो है क्या कहते हैं, इसमें जो है आपको नोटिस आता है, और नोटिस का बैकग्राउंड ये है कि आपने यानी मिस्टर ए ने रेजिडेंट ने टैक्स ईयर 2019 में प्रॉपर्टी परचेज की थी और 19 में ही सेल कर दी थी। तो 236C टैक्स कटा, 236K जब परचेज हुई और 236C जब सेल हुई। तो बेसिकली दोनों रसीदें आपके पास हैं। जब आपने परचेज की प्रॉपर्टी तब भी टैक्स कटा, जब सेल कर दी। ये तो मिस्टर ए की सिनेरियो। मिस सी का सिनेरियो ये है कि उन्होंने टैक्स ईयर 2019 में प्रॉपर्टी परचेज की थी और 2021 में 2 साल बाद उन्होंने बेची। अब टैक्स ईयर 2024 में उनको नोटिस आ गया 122(5), और लंबा चौड़ा नोटिस है जिसमें मेन वर्ड है जी हमारे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। और पहले अब मैं मिस्टर ए की बात करूँ। मिस्टर ए को कहा गया कि जी आपने 2019 में जो है प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, प्रॉपर्टी की डिटेल, प्रॉपर्टी की वैल्यू, एफबीआर वैल्यू, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके पास ऑलरेडी टैक्स चलान होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझना है कि उनके पास ऑलरेडी क्या इन्फॉर्मेशन है। उसी टैक्स चलान सीपीआर, उसी के बेस पर आपको वो जो है कह रहे हैं कि जी हमें पता है कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, लेकिन 30 जून 2019 की वेल्थ स्टेटमेंट में आपने वो प्रॉपर्टी शो ही नहीं की, और हम जो है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो वो एफबीआर वैल्यू वहाँ पे शो हो रही होगी टैक्स चलान में, आपकी इनकम कंसिडर करते हैं सेक्शन 111 के तहत। और अब आप 5 लाख 10 लाख जितनी की भी प्रॉपर्टी अगर करोड़ों की है तो लाखों में टैक्स, और उस पर 12% डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, और उस पर उतना ही परसेंट पेनल्टी चार्ज करके ये अब आप 80 लाख रुपए टैक्स हमें दें, और साथ में नोटिस 137 भेज के जी आपके पास 30 दिन है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको मिस्टर ए का सिनेरियो बता दिया। जल्दी से मिस सी का सिनेरियो भी बता देता हूँ। मिस सी ने वेल्थ स्टेटमेंट तो फाइल नहीं की, उन्होंने टैक्स ईयर 2019 की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल की। उनको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है सेम कि जी हमारे पास ये टैक्स चलान है 236K का कि आपने 2019 में रिटर्न फाइल की थी, लेकिन आपने तो कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं की, और हम आपको वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम अंडर सेक्शन 111 कंसिडर करके ये 80 लाख रुपए यानी सेम मिस्टर ए वाला सिनेरियो कर देते हैं। ठीक है। अब थोड़ी कॉमन सेंस बातें। जब मिस्टर ए ने उसी साल प्रॉपर्टी बेच दी थी तो 30 जून 2019 को तो वो प्रॉपर्टी शो ही नहीं होनी थी। और इसी तरह जब मिस सी को सेक्शन 116 सब सेक्शन 2 के तहत कानून कहता है कि आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करने, एनुअल स्टेटमेंट नहीं डिक्लेयर करनी, तो उनको भी प्रोटेक्शन वो है। अब ये लॉजिक जो है क्या कहते हैं उनको दें तो वो कहते हैं जी हम तो नहीं मानते, ये तो आपकी लॉजिक है। तो हम उनको जो है उनकी मदद के लिए, जितने भी टैक्स एफबीआर के लोग हमारा चैनल बड़े शौक से देख रहे हैं, उनके लिए हम उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट देते हैं। उसकी टैक्सेशन किताब की जो साइटेशन है वो 2019 साल है। सुप्रीम कोर्ट मंथली रिपोर्टर जो है रिसाले का यानी टैक्सेशन का जो मैगज़ीन है उसका नाम है, और पेज 1639। तो जितने भी वकील और यंग एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, इस तरह आप ये केस पढ़ सकते हैं। उस केस में तो बेसिकली एक पर्सन की 2 बैंक अकाउंट्स की जजमेंट है, और उसने उसमें से 1.5 शो किया था, वो अपनी जगह है। लेकिन वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की एग्जाम्पल दी, नेगेटिव एग्जाम्पल कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन डज नॉट मीन ए री एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। यानी ये एफबीआर की बात कर रहा है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके री एनालिसिस को आप डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं कहते। और दूसरा, एन एनालिसिस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली एक्सेसिबल बट हैड नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो एफबीआर नादरा से, बैंकों से, कस्टम्स वालों से, प्राइवेट सेक्टर से हासिल कर सकता है,
और हासिल नहीं की और अब हासिल करके एनालिसिस करें। तो ये सिनेरियो अप्लाई होता है यहाँ मिस सी के केस में। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसका जो चालान है टैक्स ईयर 2019 का 236 के का, जो बताता है कि उसने प्रॉपर्टी ली है, तो सिंपली उसको उसकी टैक्स रिटर्न में वो उसका विद होल्डिंग टैक्स को, यानी एडवांस टैक्स है तो वो क्लेम बैक करते हैं। उसको सॉफ्टवेयर में क्वेरी करके ढूंढ लेना कि कौन सी ऐसी रिटर्न्स हैं जहां पर 236 की रिटर्न फाइल हुई है लेकिन उस प्रॉपर्टी को फाइल नहीं किया हुआ। वो एनालिसिस या क्वेरी करने से ये बेसिकली री एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन बनता है और ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो जो सारा नोटिस आया है जिस टेक्निकल पॉइंट पर आया वो टेक्निकल पॉइंट सुप्रीम कोर्ट, तो अब जब जवाब आप देंगे खुद से या कंसल्टेंट से हमारी टीम के थ्रू देंगे तो आप जो है ये जजमेंट जो है अटैच करके दे देंगे और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं टैक्स दोस्ती और टैक्स मास्टर क्लास में उसके अंदर ये जजमेंट भी मैं शेयर करूँगा अलॉन्ग विद दिस वीडियो। तो इसको वाइंड अप करते हैं कि इसी तरह इस केस में मिस्टर ए के केस में वो क्या कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली एक्सेसिबल बट हैड नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। अगर वो उसको नोटिस भेजने से पहले सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में उन्होंने ये तो चेक किया कि उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी, लेकिन वो साथ में सॉफ्टवेयर क्वेरी लगाते कि क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, डेटाबेस में से रिट्रीव करना है, एफबीआर के कमिश्नर्स असिस्टेंट के आया उन्होंने बेच दी है तो सिंपली 236C का चलान भी उनके सामने आ जाता और ये भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का एनालिसिस जो है कर रहे हैं जो हाफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। यानी टैक्स पेयर को आप कह रहे हैं कि जी आपने परचेज की थी तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमिश्नर साहब कि आप चेक करें कि उसी साल बेच तो दी है, क्योंकि वो तो फर्स्ट लॉजिकल चीज़ है जो चेक होनी चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी बिक गई है फिर तो वो नहीं आएगी। और हाँ, हमने एक वीडियो बनाई थी वेल्थ स्टेटमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, टैक्स दोस्ती के होम पेज पे भी है। वेल्थ स्टेटमेंट के रिकन्सिलिएशन पेज में एक खाना है जहाँ पे टैक्स पेयर ने भी लिखना होता है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता था। हमने वीडियो बनाई है तो अब ये अगले 5 सालों में मार्केट में बात जाएगी। तो ठीक है, टैक्स पेयर की भी गलती है, लेकिन कमिश्नर साहब आपने पहले अपनी टीम को कह के क्वेरी करनी है। हाफ बेक्ड या हाफ इंफॉर्मेशन लेके आप किसी को डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो चीज़ हाफ है वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। तो मिस्टर ए के केस में भी आपको दोनों सिनेरियोज देखने चाहिए थे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मेरे यंग जनरेशन है वो कहते हैं सर 10-12 मिनट के बाद हमें नींद आ जाती है। तो आई होप कि सीनियर लोग और इसी तरह वो लोग जिनको भी ये नोटिस अब फ्यूचर में आएंगे, ये आपका जवाब भी अवेलेबल है लेकिन फिर भी प्रोफेशनल हेल्प ले लें। अब आपको पता चल गया है कि 122 में एफबीआर ने भी काम करना है और टैक्स पेयर ने भी अपनी रिटर्न फाइल करते हुए सही काम करना है। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपने कमेंट्स ज़रूर दें इस यूट्यूब वीडियो के नीचे और सवाल पूछें। और यहाँ सिर्फ एक सिनेरियो बताया है और उस एक सिनेरियो के अंदर भी सिर्फ एक केस बताया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको लिंक किया गया है। ये इस तरह की कई सिचुएशंस हो सकती हैं। प्रोफेशनल हेल्प लें। ये सिर्फ टैक्स इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।